आयोग ने जो जवाब दिया उसको लेकर हम संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि 90 दिन के अंदर हम इस समस्या का समाधान करेंगे। इस डुप्लीकेट एपिक कार्ड के ऊपर हमारी नेत्री 27 फरवरी को ममता बंदोपाध्याय ने कलकत्ता में इस विषय को रखा था और उसी विषय निमित्त हम लोग आज यहाँ आए थे। इलेक्शन कमीशन कहती है कि 90 दिन में हम इसको करेंगे। क्या इलेक्शन कमीशन को मालूम है कि कितने डुप्लीकेट एपिक कार्ड्स हैं? तभी वह एक निर्धारित समय दे रही है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि एक एपिक कार्ड जो किसी दूसरे राज्य का हो, जिस प्रकार से मेरा आधार कार्ड मेरा है वो आपका नहीं हो सकता, उसी प्रकार से मेरा एपिक कार्ड के ऊपर किसी दूसरे तीसरे चौथे का नाम कैसे आ सकता है? वह भी एक ही राज्य के 2-3 जिले से उन नाम को कैसे आई जा रहा है? एक बात और जो मैं जोड़ना चाहूँगा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में महाराष्ट्र के अंदर 40 लाख नए वोटर जोड़े गए। क्या इसकी संज्ञा इलेक्शन कमीशन को नहीं थी? यह कोई 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 20,000 की बात नहीं है। ये बात है 40 लाख वोटरों को जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया? तो वही हम इनसे जानना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन से कि क्या इनको मालूम है कि कितने डुप्लीकेट एपिक कार्ड हैं, तभी इन्होंने 90 दिन दिए हैं। यह विषय एक है जो बहुत ही गंभीर है। दूसरा, हमने इनको सजेशन दिया है कि वोटर लिस्ट में जितने भी नाम काटे जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं या मॉडिफाई किए जा रहे हैं, उसका अलग से वोटर रोल बना करके लोगों को बताएं। क्योंकि हमको क्या पता लगेगा क्या काटा, क्या जोड़ा, क्या मॉडिफाई किया? हमको तो पता लगेगा नहीं। तो यह विषय हम उनके सामने रख करके आए हैं। और तीसरी बात यह है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अभी सागरिका जी ने बताई कि डुप्लीकेट एपिक कार्ड तो है ही जिसमें 3-3, 4-4 नंबर हैं, लेकिन आधार कार्ड के भी क्लोन किया जा रहा है और उसको क्लोन करके वोटर लिस्ट के ऊपर धड़ाधड़ नाम डाला जा रहा है। क्या यह वही खेल खेला जा रहा है जो महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर 3 महीने में जोड़े गए? ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला जा रहा है जिसके ऊपर हमने आज अपनी बात को रखा था। आपके सामने पुनः सभी चीजों को हम लेकर के आएंगे। दूसरा, यह एपिक कार्ड कहते हैं, एपिक कार्ड के साथ आधार कार्ड वॉलंटरी है, आवश्यक नहीं है। आधार के साथ क्यों न जोड़ा जाए, यह सबसे बड़ा प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि हमारे लिए जिस प्रकार से ड्राइविंग लाइसेंस किसी दूसरे के नाम नहीं हो सकता, आधार कार्ड मेरा है किसी और के नाम नहीं हो सकता, मेरे घर का रजिस्टर्ड मेरे नाम से होगा किसी और के नाम से नहीं हो सकता, उसी प्रकार से एपिक कार्ड, आधार कार्ड मेरा है किसी और के नाम से नहीं हो सकता है। ये सब विषयों को हमने सामने रखा है। और सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि सेक्शन 28 में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में लिखा हुआ है एक एपिक कार्ड एक ही आदमी के पास होगा, वह उसका व्यक्तिगत होगा। फिर इलेक्शन कमीशन जवाब दे कि उसमें 3-3, 4-4 नकली नाम कैसे हुई है, ये तो चुनाव आयोग बताएगा। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उन खबरों के आधार पर तो ये साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तभी तो एपिक नंबर एक ही तरह के और एक ही परिवार में एक ही माता पिता के 48 बच्चे अगर दिखाए जा रहे हैं तो क्या मतलब माना जाए, क्या माना जाए? सुनील शुक्ला जी का वीडियो डाउन है, जरा मैं कहूँगा कि दोबारा जुड़ें। तब तक इसी सवाल के साथ अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आना चाहता हूँ। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए इसको? देखिए राजीव जी, ये घपला बड़ा है और ये सामने आ गया है और चुनाव आयोग ने इसको स्वीकार भी कर लिया है। परोक्ष रूप से स्वीकार किया है लेकिन स्वीकार कर लिया है। जब आपने ये मान लिया कि आपने सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की चीज़ें देखी कि एक ही एपिक नंबर पे कई लोग हैं, और उसके बाद चुनाव आयोग को ये स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा कि वो जो उनका ER नोट करके एक प्रोग्राम है उसमें गड़बड़ी की वजह से ये चीज़ें हुई हैं और एक ही एपिक नंबर कई राज्यों में चला गया है। ये चुनाव आयोग ने राजीव जी अपनी विज्ञप्ति में साफ तौर पर कहा। हालांकि उसने सफाई दी कि इससे मतदाता 2 जगह वोट नहीं डाल सकता चूंकि वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में नंबर गया है। हालांकि उसको भी लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की कि जो ये एपिक नंबर यूनिक होता है और ये जिस तरीके से इसका आवंटीकरण होता है तो उस आवंटन में ये डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता है, तो ये जानबूझकर किया गया है। अब लड़ाई राजीव जी यहाँ पर चुनाव आयोग का कहना यह है कि ऐसा हुआ है लेकिन गलती से हुआ है। विपक्ष का कहना यह है कि ये हुआ है और ये
गलती से नहीं हुआ है, ये जानबूझकर किया गया है, चूंकि चुनाव आयोग ने 10 वर्षों तक ये गलती स्वीकार ही नहीं की कि इस तरीके का कोई घपला भी हो रहा है। और विपक्ष की तरफ से जब भी इस पर सवाल उठाए गए, चुनाव आयोग की तरफ से चिट्ठियां लिखकर और बहुत भद्दी भाषा में चिट्ठियां लिखकर ये कहा गया कि आप तो झूठ बोल रहे हैं, इस तरीके के आरोप लगे। तो राजीव जी, इसका मतलब साफ तौर पर यह कि जब आपने 10 वर्षों तक इस बात को स्वीकार नहीं किया कि इस तरीके की कोई गड़बड़ी है भी, और जब ममता बनर्जी ने सबूतों के साथ कहा कि ऐसा हो रहा है और अगर 24 घंटे में आपने इसको नहीं माना तो हम धरना देंगे चुनाव आयोग पर, उसके बाद चुनाव आयोग इसको स्वीकार करता है, तो यही सवाल राजीव जी विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। कीर्ति आजाद जो कह रहे थे, या कल्याण बनर्जी जो कह रहे थे, या सागरिका घोष जो कह रही हैं, सब लोग यही बात कह रहे हैं कि भाई आपने अभी तक इस बात को माना ही नहीं था कि इस तरीके का कोई घपला हो सकता है। अब आप कह रहे हैं कि आपने इसको स्वीकार कर लिया कि वो किसी गड़बड़ी की वजह से हुआ और 3 महीने में आप इसको ठीक कर लेंगे। भाई तो आखिर वो कौन सी जादू की छड़ी है कि जो काम आप 10 साल में नहीं कर पाए उसको आप 3 महीने में सही कर लेंगे? तो इसलिए राजीव जी इस पर सवाल उठाएं। अब 3 महीने का समय जो बार बार राजीव जी बात आ रही है, यहाँ देखिए आपको याद होगा अभी जो दिल्ली हाईकोर्ट में मामला पहुंचा और दिसंबर में वो याचिका दायर हुई थी रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से कि 2009 से लेकर और 2024 तक के सब वोटर लिस्ट हरियाणा की उनको दी जाए। उस पर चुनाव आयोग ने पहले 3 महीने तक जवाब नहीं दिया और 3 महीने बाद जब जवाब दिया तो ये कहा कि हम अगले 3 महीने में ये बताएंगे हमें इस पर क्या एक्शन लेना है। और राजीव जी इसके बाद जब यह मसला आया तो अब चुनाव आयोग कह रहा है कि हम 3 महीने में गड़बड़ियां ठीक कर लेंगे। यानी ये गड़बड़ियां जब ठीक कर ली जाएंगी 3 महीने में, तब 3 महीने बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला को वो वोटर लिस्ट दे भी दी जाएगी, चूंकि तब तक वो गड़बड़ियां ठीक की जा चुकी होंगी। अब यहाँ एक व्यवस्था का प्रश्न राजीव जी ये है कि अगर मान लीजिए ये 40 लाख वोट जैसा कहा जा रहा है महाराष्ट्र में हुआ, तो ये अगर सिर्फ महाराष्ट्र में ही 40 लाख वोट हैं और इसी तरीके से 40 लाख वोट हरियाणा में और गुजरात में और उत्तर प्रदेश में भी अगर इस तरीके का है, तो क्या 2019 और 2024 में बनी हुई मोदी जी की सरकार अवैध है? इसी तरीके से 1 करोड़ वोटों के हेराफेरी से बनी हुई सरकारें हैं। अगर इस तरीके का है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? चुनाव आयोग इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा या नहीं लेगा? मान लीजिए ये 40 लाख वोट जो सवाल उठाया जा रहा है महाराष्ट्र को लेकर, ये बात सही निकलती है और ये 40 लाख वोट पकड़े जाते हैं और चुनाव आयोग अगर राजीव जी ठीक करके भी अगर दे देता है वोटर लिस्ट और उस वोटर लिस्ट में वो 40 लाख वोट अगर कम हो जाते हैं, तब चुनाव आयोग इसको किस तरीके से जस्टिफाई करेगा कि आपने जब चुनाव करवाया था तब आपकी वोटर लिस्ट में 40 लाख वोट ज़्यादा थे और जब आप 6 महीने के बाद वोटर लिस्ट दे रहे हैं तो आपके उसमें 40 लाख वोट कम हो गए? तो विपक्ष के आरोप स्वतः सत्य हो जाएंगे। इसलिए राजीव जी चुनाव आयोग को जो हुआ है उसको स्वीकार करना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं, और अगर गड़बड़ियाँ हुई हैं तो फिर हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र के चुनाव रद्द किए जाएं, केंद्र का भी चुनाव रद्द किया जाए और फिर नए सिरे से चुनाव हो, साफ वोटर लिस्टों से चुनाव हो। ये बड़ा मसला बन रहा है। और राजीव जी जिस तरीके से अब ये मसला उठाए, अब आप सड़क पर निकलते हुए किसी आम आदमी से राजीव जी ये बात कर लीजिए, वो सीधे सीधे छूटते कहता है कि हमने तो वोट दिया नहीं था बीजेपी को, ये सरकार कहाँ से बना रही है? ये एक आम भावना लोगों को चली आ रही है और इस तरीके की भावना अगर आम जन में हो रही है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा घातक है। और चुनाव आयोग को सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा नहीं बचानी है, चुनाव आयोग को इस लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बचानी है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अगर उसकी पूरी चुनावी प्रक्रिया के ऊपर इस तरीके से मन में संदेह पैदा हो रहे हैं तो ये ना देश के लिए ठीक है और ना दुनिया के लिए ठीक है। इसलिए चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं खुलकर उस पर जवाब दे। अब जो कहा जा रहा है कि साहब आप 30 अप्रैल तक जो है वो सुझाव दे दीजिए, और इस पर सवाल उठ रहे हैं कि भाई जब हम आपको समय कह रहे थे कि आप ये कर लीजिए, ठीक कर लीजिए, तब आपने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब आप कह रहे हैं कि साहब 30 अप्रैल तक सुझाव दे दीजिए, तो जो सुझाव दिए जाएंगे क्या आप उस पर काम करेंगे? अगर सुझाव ये आता है कि पेपर ट्रेल जो है वीवीपैट का उसकी काउंटिंग हो तो क्या आप करा लेंगे? सुझाव तो ये आएगा, जाहिर सी बात है। अगर ये सुझाव आता है कि आप ईवीएम मशीन का डाटा डिलीट नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 45 दिन तक आपको वो डाटा रखना है, और जैसा कि हुआ राजीव जी बारामती में योगेंद्र पवार ने 9 लाख रुपए के आसपास जमा कर दिया वीवीपैट मशीनों की काउंटिंग कराने की, रिकाउंटिंग कराने के लिए, उसकी जाँच कराने के लिए, तो कहा गया कि वो डाटा तो हमने डिलीट कर दिया है, आप मॉक पोल के जरिए मशीन की चेक कर लीजिए। भाई चेक तो उसी को किया जाना था जिस पर पोलिंग हुई थी,
तो आपने वो डाटा डिलीट क्यों कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की भी अब मानना है। तो बहुत सारे सवालों को लेकर चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है, और 70 सालों में राजीव जी ऐसा पहली बार हो रहा है कि वो संवैधानिक संस्था जिसके ऊपर लोकतंत्र का चुनाव पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने की जिम्मेदारी है, सबसे ज्यादा सवाल उसके ऊपर उठ रहे हैं। और राजीव जी अब तो जैसा आपने बताया भी कि अब तो अमित मालवीय और सुकांत मजूमदार वो खुद जाकर मिलते हैं चुनाव आयोग से और बताते हैं कि साहब 13 लाख वोट जो है पश्चिम बंगाल में फर्जी हैं। अब ये किसने बनाए हैं, किसने नहीं बनाया, अगर इसको छोड़ भी दिया जाए राजीव जी, तो ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया उस आरोप की पुष्टि तो बीजेपी खुद कर रही है। तो अब चुनाव आयोग फिर क्यों नहीं मान लेता कि ये इस तरह की गड़बड़ियां हैं? तो अगर ये गड़बड़ियां हैं तो इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, और निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि चुनाव आयोग इस पर सख्त कार्रवाई करे। अगर चुनाव आयोग की संलिप्तता इसमें नहीं है तब भी, और अगर संलिप्तता है तो बहुत बड़ा ये राजीव जी देश के साथ छलावा है, देशद्रोह है। तो इसलिए जो है अब हो सकता है कि इसमें जो पिछले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। कल भी प्रियंका चतुर्वेदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजीव कुमार जी के समय में तो हमें जवाब तक नहीं दिए जाते थे। और राजीव जी आपको याद होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब चिट्ठी लिखी तो राजीव कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त थे, चुनाव आयोग की तरफ से कितनी भद्दी भाषा में मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी का जवाब दिया गया और एक तरीके से धमकी दी गई कि आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे कानूनी। इस तरह की चीजें हुई। तो अब जिस तरीके से बैकफुट पर आता हुआ चुनाव आयोग दिखाई पड़ रहा है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि अब चुनाव आयोग को ये समझ में आ रहा है कि ये मामला तूल पकड़ चुका है। बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगते हैं चुनाव आयोग से के साथ दुरवी संधि के, ये जनता के बीच मसला जा चुका है और इस पर कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो सकता है। तो शायद चुनाव आयोग बैकफुट पे आ रहा है और हो सकता है कि थोड़ा समय निकालना चाहता हो ताकि एक जन आंदोलन खड़ा ना होने पाए। राजीव जी जी बिल्कुल, जन आंदोलन खड़ा ना हो, और खड़ा करने की जरूरत विपक्ष को इसलिए है क्योंकि चुनाव में अगर धांधली होती रहेगी तो ये तय मानिए कि विपक्ष धीरे धीरे तमाम राज्यों से साफ होता जाएगा और पूरे देश में एक ही पार्टी का राज होगा, एक ही पार्टी का शासन होगा, और वो पार्टी है बीजेपी। क्योंकि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम करता है, ये कई मसलों पे, कई मामलों पे और कई जगहों पे ये प्रमाणित होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें महाराष्ट्र सबसे आगे है, हरियाणा है। ऐसे तमाम पिछले दिनों जो जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उन राज्यों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार से ज़्यादा आगे बंगाल क्यों निकल गया है? बंगाल में क्यों चुनाव की प्रक्रिया में धांधली वाली बात आ रही है सामने? क्यों एपिक नंबर को लेकर जो गड़बड़ियां हैं, इसको भी समझना जरूरी है।